हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर 18 भाई आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आप सबको मालूम है कि प्रत्येक क्वेश्चन के एकदम फुल डिटेल के साथ एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन भी दोस्तों बताया जाता है, जो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। और दोस्तों मैं दावे के साथ बता रहा हूँ, अगर दोस्तों आपकी एग्जाम तक इन मॉडल पेपर्स को अगर कंटिन्यू देखते हो ना, तो दोस्तों आपकी एग्जाम में आपकी किस्मत कितनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक ले। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल यहाँ से आपकी एग्जाम में आपको बिल्कुल भाई हूबहू 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये मॉडल पेपर दोस्तों एक ऑथेंटिक यूनिक और एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है, जहाँ से दोस्तों आपकी एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं बार बार दोस्तों यही बात बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज किस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही प्रश्न भाई बड़ा गजब का है। किस वस्तु पर चित्रित पिछवाई नाद द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। कितना गजब का दोस्तों क्वेश्चन है। चमड़ा, कागज, कपड़ा या दोस्तों लकड़ी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नाथ द्वारा की पिछवाई पेंटिंग फेमस है वो दोस्तों कपड़े पर चित्रित की जाती है। ठीक है, इतना आपका कंसेप्ट भाई क्लियर हो जाना चाहिए। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई आपको पूछ ले कि पिछवाई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा कहाँ पर पड़ता है, हमारा राजसमंद जिले में पड़ता है। ठीक है, तो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाई पेंटिंग। और दोस्तों ये जो नाथ द्वारा है ना, ये नोट करना, जो ये नाथ द्वारा है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ की दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें फेमस है, जो बार बार दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें दोस्तों यहाँ की फेमस है। तो एक नंबर लगा के दोस्तों लिखना, यहाँ के तार कस्सी के आभूषण प्रसिद्ध है भाई। तार कस्सी के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है, तो दोस्तों नाथ द्वारा का ही प्रसिद्ध है। ठीक है, 2 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, यहाँ की केले के पत्तों की सांजी प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की सांजी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और अक्सर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इस सांजी का अर्थ का मतलब, इस सांजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है पार्वती। सांजी का अर्थ क्या होता है, पार्वती इसमें। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं यहाँ पे दोस्तों आपको सफिशिएंट कर रहा हूँ, याद कर लेना। 3 नंबर पे दोस्तों लगा के लिखना, नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। अगर आपको पूछ ले कि अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये भाई नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। 4 नंबर पे दोस्तों लगा के लिखना, नाथ द्वारा का दोस्तों हवेली संगीत प्रसिद्ध है। हवेली संगीत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दोस्तों नाथ द्वारा का ही प्रसिद्ध है। 5 नंबर दोस्तों लगा के लिखना, नाथ द्वारा का डांग नृत्य प्रसिद्ध है। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, तो नाथ द्वारा का ही दोस्तों फेमस है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है नाथ द्वारा चित्रकला शैली की, तो दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली की 2 महिला चित्रकार, नोट लगा के लिखना, बड़ा गजब का प्रश्न है। 2 महिला चित्रकार दोस्तों फेमस है। उनका नाम दोस्तों क्या है, तो कमला और इलायची। एक का नाम है कमला और एक का नाम है इलायची। ये कौन है भाई, नाथ द्वारा चित्रकला शैली की फेमस चित्रकार है दोस्तों, है ना। तो इनका नाम दोस्तों रट लेना, काफ़ी बार ये दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में दोस्तों फेमस हैं। भील में, सहरिया में, ग्रासिया में, दोस्तों मीणा जनजाति में। देखिए मोरबंदिया प्रकार का विवाह, पहराना प्रकार का विवाह और ताड़ना विवाह, ये एक प्रकार के क्या है, प्रेम विवाह हैं दोस्तों। इस बात का रखना, ये लव मैरिज है हमारी ग्रासिया जनजाति की। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रासिया जनजाति की फेमस विवाह है दोस्तों। ठीक है, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सी ग्रासिया जनजाति की दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट जनजाति दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। मुख्यतः दोस्तों राजस्थान में सिरोही में निवास करती है। सिरोही में कहाँ पर, तो माउंट आबू पिंडवाड़ा नामक क्षेत्र पे। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा ग्रासिया जनजाति की एक सामाजिक संस्था भी है जिसका नाम है हेलरू संस्था। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। हेलरू संस्था का संबंध किस जनजाति से है, सीधा एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारी ग्रासिया जनजाति से। ठीक है, इसके अलावा ग्रासिया जनजाति की फेमस दोस्तों नृत्य कौन कौन से हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो इनका दोस्तों एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जिंदगी में कभी दोस्तों ग्रासिया जनजाति की जो नृत्य है ना, वो दोस्तों आपके गलत नहीं होंगे दोस्तों, जिंदगी में भाई कभी भी गलत नहीं होंगे। छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना, रावालू कुमा जगो, रावालू
कुमार जगो दोस्तों, ये ग्रास्य जनजाति का नृत्यों का छोटा सा फॉर्मूला है। इसमें देखिए रा का मतलब हो गया रायण नृत्य, रायण नृत्य। वा का मतलब हो गया दोस्तों वालर नृत्य है, जिसमें किसी भी प्रकार के दोस्तों वाद्य यंत्र का भाई प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रास्य जनजाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो वो वालर नृत्य है। ठीक है। लू का मतलब दोस्तों इसमें हो गया लूर नृत्य, कू का मतलब कूद नृत्य, मा का मतलब मांदल नृत्य है ना, जय का मतलब जवारा नृत्य, और दोस्तों गो का मतलब गौर नृत्य। ये सभी नृत्य दोस्तों ग्रास्य जनजाति के हैं। ठीक है। इनके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं भाई ग्रास्य जनजाति की, तो ग्रास्य जनजाति के दोस्तों चीफ को क्या कहते हैं, चीफ या दोस्तों इसके मुखिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों सहलोत कहते हैं, सहलोत, या दोस्तों इसका एक नाम और है पालवी। ये दोस्तों ग्रास्य जनजाति के मुखिया को कहते हैं। ठीक है ना भाई, इतना कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और दोस्तों इतनी सब बातें याद करने के बाद मुझे नहीं लगता आपका दोस्तों कोई ग्रास्य जनजाति संबंधित कोई क्वेश्चन दोस्तों गलत होगा। ठीक है ना, अक्सर एग्जाम में यही बातें दोस्तों पूछी जाती है, तो याद कर लेना। आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ा ही गजब का प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, अक्षय तृतीया का त्योहार दोस्तों कब मनाया जाता है, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, या दोस्तों वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया को, या दोस्तों आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अक्षय तृतीया। क्या है दोस्तों ये, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों वैशाख, यहाँ पे नोट करना, वैशाख शुक्ला तृतीया को, वैशाख शुक्ला तृतीया को। और इसी तिथि को दोस्तों यहाँ पे नोट करना 1488 में, 1488 में बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक राव बीका ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी, बीकानेर शहर की स्थापना की थी। बड़ा गजब का प्रश्न है दोस्तों, है ना। एक क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि राजस्थान के किस शहर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, तो बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये बड़ा गजब का फैक्ट है, इसे याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वैशाख शुक्ला तृतीया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक गायकी की 4 बेत कला या शैली दोस्तों राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है, टोंक, जयपुर, अलवर, या दोस्तों बीकानेर। देखिए 4 बेत जो कला है ना वो दोस्तों टोंक की फेमस है भाई, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों दौसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, दौसा और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है हेला ख्याल। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ ले राजस्थान में तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, तुर्रा कलंगी ख्याल, तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। ये सभी बातें दोस्तों ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले राजस्थान में नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, नौटंकी, जिसमें दोस्तों 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का यूज किया जाता है, ये दोस्तों हमारी भरतपुर की फेमस है। अलवर का क्या फेमस है, तो दोस्तों अलवर का अली बख्शी ख्याल पर फेमस है, अली बख्शी, अली बख्शी ख्याल दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, ये अलवर का प्रसिद्ध है इस बात का। जयपुर का क्या प्रसिद्ध है, जयपुर का तमाशा प्रसिद्ध है, जयपुर का क्या प्रसिद्ध है, जयपुर का तमाशा प्रसिद्ध है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका कंटेंट था, इसे याद कर लेना। बताइए गजब का दोस्तों फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से सभी दोस्तों जितने भी बातें मैं आपको बताया सभी दोस्तों आपके एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर साबित होंगे। भाई एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, ऐसे नहीं है कि एग्जामिनर सिर्फ एक सिलेक्टेड कंटेंट पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। इसलिए भाई हम तो क्वेश्चन की एकदम दोस्तों 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों बिल्कुल फुल डिटेल के साथ भाई सोल्यूशन करते हैं ना। और दोस्तों देखिए यहाँ पर ऑथेंटिक कंटेंट बताया जाता है, और ऑथेंटिक कंटेंट बताने में टाइम दोस्तों जरूर लगता है, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सी रचना कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की दोस्तों जानकारी देती है। जो अलाउद्दीन खिलजी और कान्हड़ देव के मध्य जो दोस्तों संबंध थे उनकी जानकारी निम्न में से दोस्तों कौन सी रचना देती है, सुरजन चरित्र, वीरमदेव सोनगरारी बात, या दोस्तों हमारी पद्मावत, या दोस्तों एक लिंग महात्म्य। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीरमदेव सोनगरारी बात दोस्तों। ठीक है, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके पीछे का दोस्तों लॉजिक समझिए आप, है ना, बड़ा गजब का दोस्तों लॉजिक है। देखिए दोस्तों बात हो रही है 1311 ईस्वी की,
1311 ईस्वी की। 1311 ईस्वी में दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, वो दोस्तों जालोर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं भाई। जालोर दुर्ग पर दोस्तों क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और दोस्तों उस समय जालोर का शासक कौन था, तो कान्हड़देव चौहान था। कान्हड़देव चौहान था दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी 1113 ईस्वी में जालोर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं तो दोस्तों कान्हड़देव चौहान और दोस्तों इसका पुत्र वीरमदेव दोस्तों लड़ाई करते हुए भाई वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। और इसकी पूरी कहानी दोस्तों किस में वर्णित है, वीरमदेव सोनग्रारी बात में दोस्तों, है ना। ये इसमें पूरी बात दोस्तों लिखी हुई है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग पर आक्रमण करके और जालोर दुर्ग का दोस्तों क्या नाम रख देता है, जालोर दुर्ग का नाम क्या बदलकर दोस्तों क्या नाम रख देता है, तो जलालाबाद। जलालाबाद दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग पर आक्रमण करके उसका क्या नाम रखा, तो दोस्तों जलालाबाद रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय दोस्तों हमारे जालोर दुर्ग का दोस्तों शासक कौन था, कान्हड़देव चौहान, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये तो होगी बात हमारी जालोर दुर्ग वाली। इसके अलावा अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में, नोट करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, राजस्थान में दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी था, एक का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, इसके आक्रमणों का दोस्तों कालानुक्रम पूछता है अक्सर एग्जाम में, है ना। आक्रमणों का कालानुक्रम दोस्तों अक्सर एग्जाम में भाई पूछा जाता है, तो यहाँ पे नोट करना। इस अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों सबसे पहले 1301 ईस्वी में राजस्थान में आक्रमण किया था। कहाँ पर, रणथंभौर पर। रणथंभौर पर दोस्तों आक्रमण किया था। और उस समय दोस्तों वहाँ का शासक कौन था, हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर आक्रमण किया दोस्तों इसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया और ये दोस्तों चित्तौड़ का पहला शाखा था। और रणथंभौर वाला दोस्तों जो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, ये राजस्थान का पहला शाखा था, ठीक है। तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, तो रावल रतन सिंह। यहाँ पे नोट करना, रावल रतन सिंह, ठीक है। फिर दोस्तों 1308 की बात आती है। 1308 में दोस्तों आक्रमण किया इसने हमारे सिवाना दुर्ग पर। सिवाना दुर्ग पर दोस्तों, ये हमारे नवीनतम जिले बालोतरा में आ चुका है। अगर बालोतरा नहीं ऑप्शन में दे तो दोस्तों बाड़मेर कर देना, ठीक है। फिर दोस्तों 1311 ईस्वी में सिवाना का शासक कौन था दोस्तों उस समय 1308 में, तो सातल देव। नोट करना, सातल देव, बताना भूल गया भाई मैं, ठीक है। 1311 ईस्वी में दोस्तों आक्रमण किया ये हमारा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग पर। और उस समय दोस्तों शासक कौन था, कान्हड़देव चौहान। तो मैं दोस्तों बात कर रहा था 1311 की। अब दोस्तों आपका पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर, ठीक है जी। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है भाई, बिसलदेव रासो की रचना भाई किसने की थी। बिसलदेव रासो किसके द्वारा रचित है, चंद्रबरदाई के द्वारा, महेश दास के द्वारा, सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, दोस्तों नरपति नाहल्ला के द्वारा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नरपति नाहल्ला के द्वारा दोस्तों बिसलदेव रासो की रचना की गई, ठीक है। कैसे दोस्तों, इसमें देखिए जो बिसलदेव रासो है इसमें किसका उल्लेख किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिसलदेव रासो में किसके प्रेम प्रसंग या लव स्टोरी दोस्तों लिखी गई है ना। किसकी लव स्टोरी दोस्तों लिखी गई है बिसलदेव रासो में, तो यहाँ पे नोट करना, रानी राजमती और दोस्तों साथ में और कौन था भाई, बिसलदेव रासो। नाम से बताइए दोस्तों, बिसलदेव चौहान किसे कहते हैं, है ना। बिसलदेव चौहान किसे कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ को। तो दोस्तों रानी राजमती और विग्रहराज चतुर्थ के मध्य जो लव स्टोरी थी उसकी रचना दोस्तों, उसका पूरा वर्णन दोस्तों किसमें किया गया है भाई, एक मिनट, उसका पूरा वर्णन दोस्तों किसमें किया गया है, बिसलदेव रासो में किया गया है। विग्रहराज चतुर्थ और रानी राजमती के मध्य जो हमारी लव स्टोरी थी उसका। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों बिसलदेव रासो में किसके प्रेम प्रसंग का उल्लेख है, तो हमारे विग्रहराज चतुर्थ और रानी राजमती, ठीक है। पूरा कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दादू संप्रदाय से, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, दादू पंथ की मुख्य गद्दी या गादी दोस्तों कहाँ स्थित है, नरेना, गोगामेड़ी, सांबर या दोस्तों डीडवाना। देखिए दोस्तों ये जयपुर में स्थित है, ठीक है। और जयपुर में कहाँ स्थित है, तो दोस्तों नरेना में स्थित है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा नारायणा, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में नारायणा देखने को मिले तो कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने तो नरेना पढ़े था, तो ये नारायणा भी कहते हैं इसको और नरेना भी कहते हैं। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ दादू पंथ की,
दादू पंत की बात करता हूँ तो इसकी मुख्य पीठ तो आपको मालूम पड़ेगी, ये कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, नरेना में, ठीक है। इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है, तो दादू दयाल, संत दादू दयाल, ठीक है। और दादू दयाल को दोस्तों क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं दोस्तों, इस बात का मालूम होना चाहिए, ठीक है। दादू दयाल की दोस्तों मैं बात करूँ तो इसके जो शिष्य है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके शिष्य को 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू दयाल के शिष्य को क्या कहा जाता है, 52 स्तंभ। कौन कौन से शिष्य हैं इसके दोस्तों, मुख्यतः 6 शिष्य हैं। मुख्यतः कितने शिष्य हैं इसके, 6। कौन कौन से, माधोदास जी, नोट करना है यहाँ पे, ये शिष्य बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा दादू दयाल का शिष्य नहीं है ना। माधोदास जी, गरीबदास जी, गरीबदास जी, इसके अलावा दोस्तों सुंदरदास जी, सुंदरदास जी हो गया हमारा, रज्जब जी हो गया हमारा, ठीक है, रज्जब जी हो गया। इसके अलावा बखना जी, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों जगन्नाथ जी, जगन्नाथ जी, ये दोस्तों हमारे दादू दयाल जी के मुख्य शिष्य थे। और दोस्तों इसके अलावा अब नोट करना, राजस्थान में भाई, राजस्थान में दादू संप्रदाय या दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं, 6 शाखाएं हैं दोस्तों, है ना। कौन कौन सी 6 शाखाएं हैं उनका नाम लिखना दोस्तों, खाकी, खालसा, खाकी, खालसा, नागा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाकी, खालसा, नागा, विरक्त, ये सब कौन से संप्रदाय की शाखाएं हैं, तो दोस्तों ये दादू संप्रदाय की शाखा है। खाकी, खालसा, नागा। 4 नंबर पे आ जाएगी हमारी विरक्त, विरक्त। 5 नंबर पे आ जाएगी निहंग। और दोस्तों 6 नंबर पे आ जाएगी हमारी उत्तरादे, उत्तरादे। ये दोस्तों दादू संप्रदाय की राजस्थान में 6 शाखाएं हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना पूरा कंसेप्ट दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो सब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको भाई बता दिया हूँ, याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी। देखिए मंडन कौन था, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, मंडन दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग था ना, कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका शिल्पी था दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, तो मंडन ही था, उसी मंडन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके द्वारा कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की गई थी, राजबल्लभ बिल्कुल मंडन की रचना है, रूपावतार ये भी मंडन की रचना, देव मूर्ति प्रकरण ये भी मंडन की रचना, और वास्तुसार ये भी दोस्तों मंडन की रचना है। तो 1 2 3 4 उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ये हमारी मंडन की रचनाएं सभी दोस्तों याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा सुमेलित भाई नहीं है। एक तरफ उद्योग दे रखे हैं और एक तरफ दोस्तों उनकी स्थिति दे रखी है। दी हाईटेक ग्लास लिमिटेड दोस्तों कहाँ स्थित है, ये धौलपुर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, ये बात बिल्कुल सही है। सफेद सीमेंट का कारखाना निम्बा हेड़ा में तो जेके सीमेंट है, सफेद सीमेंट थोड़ी है, ये दोस्तों हो गया गलत। टायर ट्यूब का कारखाना अलवर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। पॉलीमर का कारखाना शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है, 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले सेमकोर ग्लास लिमिटेड कहाँ स्थित है, सेमकोर ग्लास लिमिटेड दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों हमारा कोटा में स्थित है भाई। सेमकोर ग्लास लिमिटेड कहाँ स्थित है, कोटा में। और दी हाईटेक ग्लास लिमिटेड धौलपुर में। इसमें आपको पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना, एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात दोस्तों देखिए यहाँ पर बात हो रही है सफ़ेद सीमेंट की, तो सफ़ेद सीमेंट कारखाना दोस्तों कहाँ स्थित है। अगर आपको राजस्थान का प्रथम सफ़ेद सीमेंट कारखाना पूछ ले तब आपको करना है गोटन। एक गोटन कहाँ पर पड़ता है, ये नागौर में पड़ता है, ठीक है। तो गोटन नागौर में स्थित है सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना, राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना दोस्तों कहाँ स्थित है, सीमेंट कारखाना ये कहाँ स्थित है भाई, तो ये दोस्तों हमारा लाखेरी बूंदी में स्थित है, लाखेरी बूंदी में स्थित है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा, यहाँ पे नोट करना, एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है, सीमेंट कारखाना है ना, ये कहाँ स्थित है, तब दोस्तों आप क्या करोगे, तो ये स्थित है हमारा सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में दोस्तों, है ना। वर्तमान में दोस्तों एक कॉलेज है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में, ठीक है। तो ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गलत युग्म को चुनिए। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है, बिल्कुल सही बात है। जसवंत थड़ा जोधपुर में, ये बात भी बिल्कुल सही है। अथुरना के शिव मंदिर दोस्तों डूंगरपुर में नहीं है भाई, ये कहाँ पर स्थित है, ये बांसवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर नंबर दोस्तों 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कहाँ पर, तो ये तलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दोस्तों वसुंधरा राजे थी ना, वसुंधरा राजे, उनकी दोस्तों आराध्य देवी है ये। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखना, त्रिपुरी सुंदरी देवी का मंदिर। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ जैसलमेर की हवेलियों की। तो जैसलमेर में एक तो सालिम सिंह की हवेली है, एक है दोस्तों पटुओं की हवेली, ये कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। एक है दोस्तों नथमल की हवेली, नथमल की हवेली दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पटुओं की हवेली, जो पटुओं की हवेली था उसका निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों गुमान चंद ने करवाया था। ध्यान रखना, गुमान चंद बापना ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था पटुओं की हवेली का। ठीक है, अपनी जालियों में की गई नक्काशी के कारण दोस्तों ये फेमस है। नथमल की हवेली का वास्तुकार एग्जाम में पूछा जाता है। जो नथमल की हवेली है, नथमल की हवेली जैसलमेर में, इसका दोस्तों शिल्पी या वास्तुकार कौन थे, तो दोस्तों एक तो था हाथी और एक था लालू, ये 2 व्यक्ति थे, हाथी और लालू नथमल की हवेली के वास्तुकार थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अभी आरपीएससी द्वारा जो क्यूरेटर की एग्जाम हुई थी उसमें दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ी सी बात कर लेते हैं जसवंत थड़ा की। तो जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है, इसे दोस्तों राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा को, है ना। इसका निर्माण किसने कराया था जसवंत थड़ा का, तो दोस्तों जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, है ना, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में भाई, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसके पुत्र दोस्तों सरदार सिंह ने कराया था। जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने दोस्तों इस जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ठीक है, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में इसके पुत्र जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह ने दोस्तों जसवंत थड़ा का निर्माण कराया। आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 87 डिलीट किया गया आरपीएससी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, क्या बोल रहा है भाई, कितना गजब का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 88, खेरी तथा लोही नस्लें हैं कर्मश किन की, भेड़ तथा ऊँट की, ऊँट तथा भेड़ की, बकरी तथा भेड़ की, या दोस्तों भेड़ और बकरी की। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई खेरी तो दोस्तों देखिए भेड़ की नस्ल है, भेड़ की, और लोही दोस्तों किसकी है, बकरी की नस्ल है भाई, है ना। किसकी नस्ल है, एक मिनट, किसकी नस्ल है, हमारी बकरी की नस्ल है लोही। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भेड़ और बकरी। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पशु परीक्षण के एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। इसके अलावा मैं दोस्तों आपको कुछ बकरी और भेड़ों की नस्लें बता देता हूँ जो आपकी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। देखिए भेड़ की नस्लों की अगर मैं बात करूँ ना, तो दोस्तों नोट करना, भेड़ की नस्ल है चोकला, जिसको भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मारवाड़ी, ये मारवाड़ी भी भेड़ की नस्ल ही होती है। इसके अलावा नोट करना नाली, नाली पूंगल, है ना। इसके अलावा हमारी खेरी, खेरी आई गई दोस्तों, ये रही खेरी। ठीक है, इसके अलावा सोनाड़ी, सोनाड़ी भी भेड़ की नस्ल है। एक होती है मगरा, ये भी किसकी नस्ल है, भेड़ की। एक होती है मालपुरा, ये भी भेड़ की नस्ल है। तो ये सभी दोस्तों फेमस भेड़ की नस्ल है, इनको भाई याद कर लेना। बकरी की नस्लों की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो भाई बकरी की नस्ल भी दोस्तों आप नोट करना। बकरी की नस्ल है जमुनापुरी, जमुनापुरी किसकी नस्ल है, बकरी की। बारबरी, बारबरी भी बकरी की नस्ल है। जखराना, जखराना भी दोस्तों बकरी की नस्ल है। इसके अलावा नोट करना पर्वतसरी, ये भी बकरी की नस्ल है भाई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सिरोही रह गई हमारी, सिरोही, ये सब दोस्तों किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लोही आई गई एग्जाम में। ठीक है, लोही आपके सामने क्वेश्चन है ही। तो ये सभी दोस्तों बकरी की नस्ल है। बकरी को दोस्तों गरीब की गाय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है भाई हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या दोस्तों लक्ष्मण से उद्भव हुआ कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में, जोधपुर अभिलेख में, उज्जैन अभिलेख में या कन्नौज के अभिलेख में? तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्वालियर अभिलेख में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश को दोस्तों लक्ष्मण से उद्भव हुआ दोस्तों, या लक्ष्मण से इसका उद्गम स्थल दोस्तों माना जाता है। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्वालियर अभिलेख। और ग्वालियर अभिलेख के बारे में दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। ग्वालियर अभिलेख की अगर लैंग्वेज पूछे ना तो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, इस बात का ध्यान रखना। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अगर आपको लिपि पूछे कि ग्वालियर अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण है, तो दोस्तों आपको करना है ब्राही लिपि, है ना, ब्राही लिपि में दोस्तों उत्कीर्ण है ग्वालियर अभिलेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि ग्वालियर अभिलेख किस गुर्जर प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण किया गया, या दोस्तों किस गुर्जर प्रतिहार शासक से संबंधित है, तो मिहिर भोज से संबंधित है। मिहिर भोज से संबंधित है, जिसको दोस्तों आदि वराह की उपाधि दी जाती है। आदि वराह की उपाधि दोस्तों दी जाती है। ठीक है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। कितना गजब का प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 90, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक दोस्तों कौन है? सोमदेव। पहला प्रश्न बन गया। ये किस चौहान शासक का राज कवि था? देखिए दोस्तों इस नाटक से ही आपको मालूम, नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, जगदेव या विग्रहराज चतुर्थ। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ। जो विशलदेव रासो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, उसमें भी इसका उल्लेख है। विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों, इसमें विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है ना। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि कौन था? सोमदेव, जिसने किसकी रचना की? ललित विग्रहराज की। ठीक है, और विग्रहराज चतुर्थ को बिसलदेव चौहान भी कहते हैं, बिसलदेव चौहान भी कहते हैं दोस्तों। और इसी विग्रहराज चतुर्थ ने कवि बांधव की उपाधि धारण की थी, कवि बांधव की उपाधि धारण की थी, इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भाई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। अभी मैंने आपको बताया ना कि राजस्थान में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कालानुक्रम बताया था। सबसे पहले दोस्तों 1301 ईस्वी में रणथंबोर पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। उस समय दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? उलुग खां, जलाल खां, नुसरत खां या मोहम्मद खां? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नुसरत खां भाई अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रणथंबोर के किले पर दोस्तों जब आक्रमण किया था उस समय मारा गया था। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध के नाम से पुकारा है? अब्दुल कादिर बदायूनी, जेम्स कर्नल टोड, अबुल फजल या दोस्तों निजामुद्दीन अहमद? बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए गोगुंदा का युद्ध तो कहा है दोस्तों हमारी अबुल काबुल बदायूनी ने, है ना। अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसको गोगुंदा का युद्ध कहा है ना। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है मेवाड़, यहाँ पे नोट करना, मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। अबुल फजल ने दोस्तों इसको खमनोर का युद्ध कहा है, खमनोर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो अबुल फजल ने कहा है। गोगुंदा का युद्ध दोस्तों किसने कहा है? तो बदायूनी ने कहा है। और कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि मेवाड़ का मैराथन, है ना, मैराथन दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन दोस्तों किस युद्ध को कहा जाता है? तो भाई दिवेर के युद्ध को कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो 1582 में लड़ा गया था। ठीक है, महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर का सेनापति के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? बदायूनी ने कहा है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1857 की क्रांति के दौरान, है ना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स, कर्नल ईडन, मेजर मेलिसन या मेजर मोक मेसन? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेजर सावर्स। ये दोस्तों 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, और इसी मेजर सावर्स ने दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जब राजस्थान में जो मानसिंह नरूका था ना, मानसिंह नरूका, ये कौन था? इसी के विश्वासघात के कारण दोस्तों तात्या टोपे, भाई तात्या टोपे को तो सब जानते होंगे, तात्या टोपे को दोस्तों पकड़ा गया था। मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को पकड़ा गया था। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, बड़ा गजब का प्रश्न बता रहा हूँ मैं, है ना। तात्या टोपे को कब पकड़ा गया था? मानसिंह नरूका के सहयोग से। और 18 अप्रैल यहाँ पे नोट करना, 18 अप्रैल 1859 को, 18 अप्रैल
1859 को दोस्तों जब तात्या टोपे को फांसी दी जा रही थी, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। तब दोस्तों मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने कहा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसका कथन है, तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट ने दोस्तों क्या कहा था भाई कि दोस्तों इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना क्या समझा जाएगा? अपराध समझा जाएगा, है ना। तात्या टोपे को फांसी देना अंग्रेजी सरकार पर अपराध समझा जाएगा। और दोस्तों आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी। ये कथन किसका है? मेजर सावर्स का है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ये मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। बड़ा गजब का प्रश्न है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हम राजस्थान की प्रमुख रियासतों के पॉलिटिकल एजेंटों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों मोक मेसन था। मोक मेसन जो चेलावास के युद्ध में मारा गया था 1857 की क्रांति के दौरान, मोक मेसन, ठीक है। अगर दोस्तों हम जयपुर की बात करें तो कर्नल ईडन दोस्तों, ये वाला कर्नल ईडन की बात कर रहा हूँ, ये वाला मेजर मोक मेसन की बात कर रहा हूँ, ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। ये हमारा मेजर सावर्स उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। इसके अलावा कोटा का पॉलिटिकल एजेंट पूछे आपको तो मेजर बर्टन दोस्तों, ये कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था? ये कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट पूछ ले अगर आपको तो कौन था भाई? जेडी हॉल दोस्तों सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। अगर आपका पूछ ले भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था तो दोस्तों आपको क्या करना है? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट बताइए भाई, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो यहाँ पे नोट करना मॉरिसन, ये दोस्तों भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। उत्तर नंबर दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बेराट या दोस्तों कालीबंगा। किस सभ्यता के निवासी दोस्तों वस्त्र बुनाई की तकनीक से संबंधित थे? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेराट सभ्यता वर्तमान में कोटपुतली जिले में आ चुकी है भाई, है ना। कोटपुतली जिले में आ चुकी है, कोटपुतली बहरोड में। पहले ये दोस्तों कहाँ पर थी? जयपुर जिले में, और बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है बेराट सभ्यता, इस बात का ध्यान रखना। बाणगंगा नदी को रुंडी सरिता कहते हैं, ठीक है। बेराट सभ्यता की उत्खननकर्ताओं की बात करें तो दोस्तों KND आपको याद रखना है, कैलाश नाथ दीक्षित, नील रतन बनर्जी, दयाराम सानी, ये बेराट सभ्यता के कौन थे? उत्खननकर्ता थे। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। वस्त्र बुनाई की तकनीक से कैसे परिचित थे बेराट सभ्यता के लोग? तो यहाँ से दोस्तों क्या मिले हैं? 28 सिक्के मिले हैं। 28 सिक्के किस में लिपटे हुए मिले हैं? तो सूती वस्त्र में लिपटे हुए मिले हैं, सूती वस्त्र में लिपटे हुए मिले हैं, ठीक है। किसके मिले हैं? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, ये यूनानी सिक्के हैं, यूनानी सिक्के, या दोस्तों इनको बोल सकते हैं हम इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के, ठीक है। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों बेराट सभ्यता से। इस प्रकार भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सूती वस्त्र में लिपटे हुए मिले थे, तो इसलिए भाई बेराट सभ्यता के लोग सूती वस्त्र की जो बुनाई की तकनीक थी उससे परिचित थे, इससे अनुमान लगाया जा सकता है। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस सभ्यता से आहत सिक्कों का परिणाम मिला? आहत सिक्के, जिनको दोस्तों पंचमारक सिक्के भी बोलते हैं, पंचमारक सिक्के भी बोलते हैं, तो ये भी दोस्तों बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए थे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इन 28 सिक्कों में से जो 8 सिक्के थे ना वो आहत सिक्के थे दोस्तों, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि किस सभ्यता से 16 मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई? मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई, तो ये भी दोस्तों बेराट सभ्यता से प्राप्त हुई थी, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ा गजब का प्रश्न है भाई, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा ये राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? तो ये आर्य समाज से संबंधित थे, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संप सभा की स्थापना 1883 में दोस्तों किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी, गोविंद गुरु ने की थी, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बड़ा ही गजब का प्रश्न है, क्या बोल रहा है? 1911 और 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र क्या था? तो डूंगरपुर का बेड़सा गांव था, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी गोविंद गुरु ने दोस्तों यहाँ पे नोट करना है ना, दक्षिणी राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन चलाया था, स्वदेशी आंदोलन चलाया था भाई, है ना। दक्षिणी राजस्थान का मतलब मेवाड़ वाले क्षेत्र में, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन किसने चलाया था? तो दोस्तों हमारे गोविंद गुरु ने चलाया था। और इसी गोविंद गुरु ने यहाँ पे नोट करना भगत पंथ की स्थापना की थी,
भगत पंथ की भी दोस्तों स्थापना की थी। ठीक है, तो जितना कंटेंट है पूछा जाए एग्जाम में वो सब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ। आगे देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पे दोस्तों, नोट करना, राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण। ठीक है, इसे ग्रेटर राजस्थान बोलते हैं। इसमें विलय दोस्तों कब हुआ था, मतलब राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ का राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में कब विलय किया गया, 15 मई 1949, 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 या दोस्तों 30 मार्च 1949। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 मई 1949 को दोस्तों मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कर दिया गया और दोस्तों 5वें चरण का निर्माण हुआ राजस्थान एकीकरण के। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किस समिति, यहाँ पे नोट करना, किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तो यहाँ नोट करना दोस्तों राव शंकर देव या दोस्तों इसको ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर, देव समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसका विलय किया गया मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में। ठीक है, पूरा कंटेंट दोस्तों आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हो। हाँ, मत्स्य संघ का दोस्तों राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर ये नाम रखा गया था, तो के.एम. मुंशी की सिफारिश पर ये भाई नाम रखा गया था। थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अलवर का बाला किला, शेरगढ़, तवनगढ़ या सिवाना दुर्ग। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेरगढ़ का किला दोस्तों कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और एक कौन सा शेरगढ़ की बात हो रही है, तो ये दोस्तों 12 जिले के शेरगढ़ की दुर्ग की बात हो रही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अलवर के बाला किले को दोस्तों कुंवारा किला भी कहते हैं, कुंवारा किला भी कहते हैं। अभी दोस्तों हाल ही में जो BSTC की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, तो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों लोक देवता हड़बू जी की, इसका मुख्य मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है। हड़बू जी का मुख्य मंदिर साबला गांव में, सामलिया में, कोल्लू में है ना, या दोस्तों बेंगटी फलोदी में। तो दोस्तों लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर हमारा बेंगटी फलोदी में। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। कितना गजब का प्रश्न है। बाल मुकुंद बिस्सा, शिवकरण थानवी, गोपाल लाल पुरोहित या तारक प्रसाद। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा, जिसे दोस्तों राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का जतीन दास कहा जाता है, जतीन दास कहा जाता है। उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया आपका मॉडल पेपर कंप्लीट। अब बात है दोस्तों हमारे चैनल की, तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, है ना, सब्सक्राइबर कर लेना। ये सेशन दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर दोस्तों कर देना, कमेंट करके बताना कैसी क्लास लगी, और दोस्तों जल्द ही आपको नेक्स्ट क्लास भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों रही बात हमारी पार्ट बी की, तो भाई आपकी पार्ट बी की क्लासेस शुरू हो चुकी है। मैं दोस्तों देखिए बीच में बोलने की दोस्तों मेरी आदत नहीं है ना, बार बार में बीच में बोलने की आदत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइबर करो, चैनल को सब्सक्राइबर करो। आपको दोस्तों कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, आपका भाई दोस्तों आपके लिए मेहनत करता है। मैं तो सिर्फ दोस्तों इतना सा बोलता हूँ, ठीक है ना। तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। तब तक के लिए यार जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।